जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप क्लास 10 के छात्र हैं और 16 फरवरी को आप हिंदी के एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, ये आज की जो वीडियो है ये हिंदी का अंतिम वीडियो है और लास्ट वीडियो है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में भले वीडियो लंबा हो, चाहे 2 घंटा का हो, चाहे 3 घंटा का हो, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपको मैं हिंदी का 70 नंबर बिल्कुल पक्का करा दूं। दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, इस वीडियो देखने के बाद आपको हिंदी विषय के लिए और कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी लगातार कराया जा रहा है। देखिए दोस्तों 16 फरवरी के लिए बस ये करो, बस आपको यही पढ़ना है जो मैं बताऊंगा, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। मात्र एक ही वीडियो में मैं सारी चीज ही क्लियर करा देने वाला हूं। और जो आज की वीडियो है वो ऑन शॉर्ट वीडियो है, यानी कि आज की जो वीडियो है वो महा मैराथन क्लास है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, आप अपने एग्जाम 16 फरवरी को धुआं धुआं कर देने वाले हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो आपका हिंदी का पेपर होगा उसमें खंड अ और खंड ब होंगे। खंड अ में 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हो। देखिए दोस्तों पहले क्या होता था ना कि 20 बहुकल्पीय प्रश्न नहीं पूछा जाता था, कम पूछा जाता था, लेकिन 2023 से आपका पैटर्न चेंज कर दिया गया है। अब आप लोगों का 20 बहुकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा और जो खंड ब होगा उसमें 9 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसे आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हो, और टोटल 50 अंक का होगा। ये जो 20 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा, टोटल ये 20 प्रश्न 20 नंबर के होंगे, और जो 9 प्रश्न होंगे वो टोटल 50 नंबर के होंगे। देखो दोस्तों अब ये जो 20 नंबर अगर आपको पक्का करना है, ये 20 बहुकल्पीय प्रश्न अगर आपको हाथ में लेना है तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। 40 मिनट का वो वीडियो है। मात्र एक ही वीडियो में पूरा आप लोगों का ये 20 जो नंबर है पक्का करा दिया है। देखिए दोस्तों मैं सभी विषय के लिए 2-2 वीडियो लेके आऊंगा। एक वीडियो में बहुकल्पीय प्रश्न पढ़ाऊंगा और एक वीडियो में सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, यानी कि एक वीडियो में 20 नंबर पक्का कराऊंगा और एक वीडियो में 50 नंबर पक्का कराऊंगा। तो मैंने हिंदी का 20 नंबर पहले पक्का करा दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और वहां से इसको फुल वॉच करके ये 20 नंबर आप पा सकते हैं। और आज बारी है ये 50 नंबर की, और आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका टोटल 70 नंबर बिल्कुल ही पक्का हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए, जो आपका खंड ब होगा, खंड आ की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि खंड आ का हमने 20 नंबर पक्का करा दिया है। जो आपका खंड ब होगा उसमें 9 प्रश्न आएंगे। पहला जो प्रश्न होगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न होंगे। टोटल आपसे दोस्तों 2 गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को आप संदर्भ सहित हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या भी करना होगा, और उसके नीचे एक और प्रश्न दिया रहेगा, उसको आपको आंसर भी देना होगा। सिंपल भाषा में कहें तो 2 गद्यांश दिया रहेगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को आपको सॉल्व करना रहेगा। तो दोस्तों ये 6 अंक का आएगा। अगर आपको ये 6 अंक पक्का करना है तो मैं बस आपको 7 गद्यांश बताऊंगा, और लिख लो दोस्तों मात्र इन 7 गद्यांश को अगर आप कंप्लीट करके जाते हो तो 100% मैं गारंटी देता हूं कि इन्हीं में से एक आपका फंस जाएगा और आपको ये 6 अंक दिला के जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम इन 7 गद्यांश को देख लेते हैं और ये 6 अंक बिल्कुल ही पक्का कर लेते हैं। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा डिस्प्ले पर, हम सभी चीज पीडीएफ पर देखेंगे। ठीक है, ये 7 पद्यांश मैंने पीडीएफ में लिख रखा है, तो चलिए इस पीडीएफ में 7 गद्यांश को देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं जो हमारे 7 सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश है। देखिए दोस्तों मैं गद्यांश पढ़ के नहीं बताऊंगा, यदि मैं गद्यांश पढ़ के बताने लगूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपको भी पूरा गद्यांश पढ़ के नहीं जाना है, पूरा याद करके नहीं जाना है, आपको बस गद्यांश का ऊपर का एक लाइन याद करके जाना है। देखिए जैसे इस गद्यांश के ऊपर का एक लाइन है, विश्व पात्र मित्र जीवन की एक औसत है। बस इसी एक लाइन को अगर आप तैयार करके जाते हो और अपने एग्जाम में ये देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो मैं तैयार करके आया था वही फंसा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नहीं, पढ़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, और दोस्तों देखिए आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो मैं इसका टेलीग्राम में इसका पीडीएफ दे दूंगा, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बच्चे ले पा रहे हैं स्क्रीनशॉट। चलिए, और यहां पर आपका पूरा ये गद्यांश खत्म हो गया। अब इस गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेगा वो ध्यान दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक
पाठ से लिया गया है। इतना आप लोगों को संदर्भ लिख देना है। अब दोस्तों अगर आप गद्यांश में देखें यहाँ पे, तो गद्यांश में आप लोगों का यहाँ पर रेखा चित्र किया हुआ गया है, यानी कि अंडरलाइन किया है यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक आपको व्याख्या करना होगा। व्याख्या का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से यहाँ तक पढ़िए, आपके अंदर जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसे आप लिख दीजिए, वही तो व्याख्या है। तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ के और आपके अंदर जो भी विचार उत्पन्न होगा ना इसके प्रति वो आप लोग लिख दीजिएगा। अगर नहीं लिखने आएगा तो भी मैंने लिख रखा है, चलिए मैं दिखा देता हूं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य शुक्ल जी का कहना है कि जिस प्रकार अच्छी औषध आपके शरीर को अनेक प्रकार के रोगों से बचाकर स्वस्थ बना देती है, उसी प्रकार विष्णुवंशीय मित्र अनेक बुराइयों से बचाकर हमारे जीवन को उन्नत तथा सुंदर बनाता है। ठीक है, हमारे मित्र ऐसे होने चाहिए जिस पर हमें यह विश्वास हो कि वह हमें सदा उत्तम कार्यों में लगाएगा, हमारे मन में अच्छे विचारों को उत्पन्न करेगा, बुराइयों और गलतियों से हमें बचाता रहेगा। देखिए दोस्तों, आप इतना नहीं लिख पाएंगे, आप इतना आपको लिखना भी नहीं अपने एग्जाम में, जितना कम हो सके लिख सकते हो, लेकिन आप लोग वहां पर ध्यान रखना कि 6 से 7 लाइन आप लोग जरूर लिख लेना। ठीक है, व्याख्या में आप लोग 6 से 7 लाइन जरूर लिख देना, उससे आप लोग कम मत लिखना। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्याख्या का, यहाँ से यहाँ तक सफलतापूर्वक तक। चलिए काम खत्म, चलिए आगे देखिए। अब इस गद्यांश से रिलेटेड 2 प्रश्न होंगे। 100 का क्या होगा कि व्यक्ति को अपने मित्र में कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो देखिए, व्यक्ति को अपने मित्र से यह उम्मीद रखनी चाहिए कि वे उन्हें उत्तम कार्यों की ओर प्रवृत्त करेंगे, मन में अच्छे विचार को उत्पन्न करेंगे, बुराई और गलतियों से उन्हें बचाएंगे, सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रति प्रेम को विकसित करेंगे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे तथा निरुत्साहित होने पर उत्साहित करेंगे। ठीक है, चलिए अब इससे एक और प्रश्न देखिए है, एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं। देखिए, हम ऐसे मित्र को सच्चा मित्र कह सकते हैं जो हमें उन संकल्प से डील करेगा, बुराई और त्रुटियों से बचाएगा, हमसे सत्य, पवित्र और मर्यादा रूपी मानवीय मूल्यों को प्रेष्ट करेगा, बुरे मार्ग पर चलने से हमें रोकेगा और सदैव उत्साहित करेगा। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको 2 यहाँ पर क्वेश्चन अभी कराया है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद करके नहीं जाना है। क्यों नहीं करके जाना है? क्योंकि दोनों क्वेश्चन का आंसर ना आपको गद्यांश में मिल जाएगा। जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो इन दोनों का क्वेश्चन का आंसर आप खुद ही देख पाओगे। ठीक है, चलिए अब 2 नंबर जो गद्यांश है उसे देख लीजिए, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोगों को कंप्लीट करके ही जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2022 में कई सीटों में पूछा गया था। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले मैं यहां पर दिखा दूं कि इस जो गद्यांश में 2 रेखा चित्र किया हुआ है, एक तो यहां से लेकर यहां तक और फिर यहां से लेकर यहां तक किया हुआ है, यानी कि आपको 2 बार एक प्रथम रेखा चित्र की व्याख्या करना होगा और एक द्वितीय रेखा चित्र का व्याख्या करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पर गद्यांश में आप लोगों को तैयार क्या करके जाना है, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है, ये लाइन आप लोग तैयार करके जाइएगा अपने एग्जाम में। अगर ये दिख जाए तो आप समझिएगा कि जो हमने तैयार किया था वही आया है। संदर्भ आप लोग अपने से लिख लीजिएगा, संदर्भ तो बहुत इजी है, सबको संदर्भ लिखने आता होगा, ये मैं जानता हूं। किस पाठ से लिया गया है? ये मित्रता पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद तो आप लिख ही लोगे। ठीक है, चलिए अब 2 रेखा चित्र की व्याख्या करनी है, तो प्रथम रेखा चित्र की व्याख्या देख लीजिए। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो जाते हैं तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रथम रेखा चित्र की व्याख्या। बात करें द्वितीय रेखा चित्र की व्याख्या का, तो वो भी मैंने लिख रखा है। देखिए, मानव जीवन में व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। कुंसंगति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रगति को उसी तरह रोक देती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता, वरन प्राय उसे गिरा देता है। इसी प्रकार के लिप्त मनुष्य को पतन होने लगता है और वह दिन प्रतिदिन
पतन के मार्ग पर अग्रसर होने रहता है, ठीक है, होता रहता है। इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक अच्छी सीढ़ व अर्थात सहारा होती है। दोस्तों यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब मैं पढ़ के भी रेखा चित्र का भी पढ़ के मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ के कोई फायदा है नहीं, आप खुद अपने से भी लिख सकते हैं। आया आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका पहला प्रश्न है इस गद्यांश से रिलेटेड कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है इस गद्यांश में। तो इस गद्यांश में कहा गया है कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसमें अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रह करेगी, ठीक है, चलिए अग्रसर करेगी, सॉरी। चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन देख लीजिए, कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए कुसंग का प्रभाव भयानक होता है, यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि को भी क्षय कर रहता है, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा देख लीजिए बच्चों, तीसरा जो गद्यांश उसे देख लीजिए। यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए तीसरा गद्यांश का, और ये भी मित्रता चैप्टर से लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि पहले अक्षर में मित्र दिख जा रहा है। अगर आपको किसी भी गद्यांश से मित्र शब्द दिख जाए, मित्रता शब्द दिख जाए, तो आप समझ जाना कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए यहां से यहां तक का स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, इस गद्यांश का काम खत्म। संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर का भी नाम मालूम हो गया है आपको और इनके लेखक का भी नाम मालूम हो गया है। रेखा चित्रांश की व्याख्या का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा आपको दिख रहा है, पूरा ही ले लीजिए। चलिए अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि मित्र के कौन से कर्तव्य बताए गए हैं। तो मित्र के कर्तव्य उचित और श्रेष्ठ कार्यों में मित्र की सहायता करना, उसके उत्साह और साहस को इस प्रकार बढ़ाना कि वो अपनी सामर्थ्य में अधिक काम कर सके, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है इसी गद्यांश से, मित्र किस प्रकार के होने चाहिए। तो हमारे मित्र इस प्रकार के होने चाहिए जो समाज में आदरणीय हो, शुद्ध हृदय के हो, मृदभाषी हो, परिश्रमी हो, सभ्य हो और सत्यवादी हो। ऐसे मित्रों का वास्तविक मित्र माना जा सकता है। तो दोस्तों हमने तीन गद्यांश को देख लिया है। चलिए जो हमारा चौथा गद्यांश है उसे देख लेते हैं, और ये बहुत ज़्यादा छोटा है। और ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये ममता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए ये है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए, पढ़ूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक है। जब आपको शुरू में ए भगवान दिख जाए तो आप समझिएगा कि जयशंकर प्रसाद की ममता चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए आप लोग संदर्भ खुद लिख लीजिएगा, ममता चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है, आप लोग खुद लिख ही पाएंगे। अब इसका रेखा चित्रांश की व्याख्या का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत छोटा है, आप लोग ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि अपने पिता का कौन सा कृत्य या कर्तव्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरोध लगा। तो देखिए अपने पिता के द्वारा शेरशाह से उत्कोच के रूप में लिए गए स्वर्ण के सिक्के ममता को परम पिता की इच्छा के विरोध लगा, ठीक है। चलिए जो 5 नंबर है उसे देख लीजिए, और ये जो 5 नंबर का ध्यान से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2022 में कई प्रश्नों, कई पेपर में, कई सीटों में पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग बढ़िया से, और इसका जो एक लाइन है उसे याद करके जाइएगा। एक लाइन है, दो शब्द, आज विज्ञान, बस आज विज्ञान तैयार करके जाइएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए अब ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आप लोग संदर्भ आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं रेखा चित्रांश की व्याख्या क्या। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक पहले लिख लीजिए, इसका थोड़ा व्याख्या बड़ा होगा, क्योंकि इस गद्यांश में रेखा चित्र भी बहुत बड़ा किया गया था, ठीक है। और थोड़ा सा है, देख लीजिए, बस इतना आपका रेखा चित्रांश की व्याख्या काम खत्म। अब इस गद्यांश से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है वो है कि विज्ञान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से हो सकता है, इस शक्ति का प्रयोग किस भावना से किया जाना चाहिए। आंसर आप लोग लिखिएगा कि विज्ञान के द्वारा प्रदत्त अतुलनीय शक्ति का उपयोग एक समूह और व्यक्ति के उत्थान तथा दूसरे समूह और व्यक्ति को पतन करने के लिए हो सकता है। इस शक्ति का प्रयोग अहिंसात्मक त्याग की भावना से किया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए इस गद्यांश से रिलेटेड जो दूसरा प्रश्न उसे देख लीजिए, किसके बिना प्राप्त शक्ति मानवता के लिए हितकर नहीं होती है। तो नैतिकता के अंकुश के बिना प्राप्त शक्ति मानव और मानवता के लिए हितकारी नहीं होती है। यही उस असीमित शक्ति को सीमित कर सकती है और उसके दुरुपयोग को नियंत्रित भी कर सकती है। चलिए दोस्तों
जो हमारा 6 नंबर गद्यांश है उसे देखते हैं और एक और गद्यांश है 7, टोटल 7 गद्यांश कंप्लीट करके जाइए और ये 6 नंबर आप लेके आइएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है, और ये भी किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। जब भी आपको गद्यांश में कीचड़ दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर जो बच्चे टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। किस चैप्टर से लिया गया बच्चों, ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप खुद से संदर्भ लिख लीजिएगा। चलिए इसका रेखा चित्र की व्याख्या का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, चलिए बहुत बढ़िया। अब इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है कि कुंसगति से पढ़ा हुआ मनुष्य क्या नहीं देखता है और क्यों। देखिए, कुंसगति से पढ़ा हुआ मनुष्य यह नहीं देखता कि वह एक के बाद एक कितनी कुंसगतियों से पढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि वह उन कुंसगतियों का इतना अभ्यस्त हो जाता है कि उसकी उनसे घृणा समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि कुंसगति से पढ़े हुए मनुष्य के साथ क्या होता है। तो कुंसगति से पढ़े हुए मनुष्य का विवेक कुंठित हो जाता है और उसे अपने भूले बुरे की पहचान नहीं रह जाती है, अनंत वह बुराई से ही आखंड डूब जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो हमारा लास्ट गद्यांश है उसे भी देख लेते हैं और ये 6 नंबर जो है इसका काम हम लोग तमाम करते हैं। देखिए ये भी बहुत छोटा गद्यांश है और ये आपके अजंता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पहले पहाड़ अगर दिख जाए ना तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये आप लोगों का अजंता चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय हैं। और दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि आप उसमें ट्रिक बताया था, उस ट्रिक आजमा के आप किसी भी गद्यांश को देखते ही पहचान जाओगे कि वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि इसके लेखक अजंता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। चलिए अभी देखिए रेखा चित्र की व्याख्या के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग यहां से यहां तक पहले ले लीजिए। ले लिया, चलिए और बस और 2 लाइन है, ले लिया, चलिए काम करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न है कि पहाड़ों को जीवंत कैसे बनाया गया है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो पहाड़ों को काटकर भवन का रूप दिया गया, दीवारों, छतों और खंभों को चिकना कर उन पर सजीव चित्र निर्मित किए गए, चित्रों में रंग भरा गया। इस प्रकार पहाड़ों को जीवंत बना दिया गया। तो दोस्तों हमने 7 पद्यांश को देखकर अपना 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने 7 महत्वपूर्ण गद्यांश को देखकर उसका भी 7 नंबर हमने बिल्कुल पक्का कर लिया है। अब बारी है दोस्तों 2 नंबर प्रश्न की, यानी पद्यांश पर आधारित प्रश्न, और यह भी आपके एग्जाम में 6 अंक का आएगा। 2 पद्यांश दिए रहेंगे, उसमें से किसी एक पद्यांश को आपको सॉल्व करना होगा और ये 6 अंक लेके आना होगा। दोस्तों ये 6 अंक का है ना, मैं आपको मात्र 6 पद्यांश बताऊंगा महत्वपूर्ण, और आपको 100% गारंटी देता हूं कि इन 6 पद्यांश को आप तैयार करके जाओ, लिख लो कि इन 6 में से एक पद्यांश आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसे आप लोग तैयार करके चले जाइए। तो चलिए दोस्तों इन 6 पद्यांश को हम लोग देख लेते हैं अपने डिस्प्ले पर, और इन सबका जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर। ये जितने भी गद्यांश पद्यांश को मैं बताऊंगा, इन सारे पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों इन पद्यांश को देखकर ये भी 6 अंक हम लोग बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। हमारे 6 महत्वपूर्ण पद्यांश से उनको भी देख लेते हैं और ये भी 6 नंबर बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। दोस्तों देखिए मैं पद्यांश भी पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप तो जानते हो कि मैं गद्यांश भी पढ़ के नहीं बताया और न ही पद्यांश पढ़ के बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए पहला हमारा पद्यांश है चरण कमल भदो हरि राय, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको भी पद्यांश पढ़ के नहीं जाना है, पद्यांश याद करके नहीं जाना है, बस शुरू का 2 शब्द चरण कमल, चरण कमल दिख जाए तो समझ जाना कि जो सर ने बताया था वही आया है। तब आप लोग संदर्भ लिख दीजिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में उपस्थित श्री सूरदास
द्वारा रचित सूरसागर नामक पद से लिया गया है। देखिए मैंने संदर्भ लिख दिया है, लेकिन मैं जानता हूं कि सभी स्टूडेंटों को संदर्भ लिखने आता है, ये 2 नंबर उनका पक्का है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको व्याख्या करने के लिए भी आएगा इस पद्यांश का, तो हमने व्याख्या भी यहां पर कर रखा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं व्याख्या भी पढ़ूं ना तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। हिंदी में समझाना क्या है ये बताओ, हिंदी में कुछ समझाना है? मैथ तो है नहीं, विज्ञान तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखिए, बस 2 लाइन और है स्क्रीनशॉट, इसका व्याख्या ये लीजिए, काम खत्म। तो पहला पद्यांश का आपका काम खत्म। इसमें संदर्भ और व्याख्या ये दो ही चीज पूछा जाता है, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए, उदो मनना भयो 10-20। अगर 10-20 दिख जाए किसी भी पद्यांश में तो समझ जाना कि सूरदास के सूरसागर चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग संदर्भ लिख लीजिएगा, संदर्भ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और व्याख्या का भी आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए। व्याख्या थोड़ा इसका बड़ा है क्योंकि पद्यांश भी बड़ा है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए और थोड़ा सा ले लीजिए, यहां तक है, चलिए श्री कृष्ण तक ले लीजिए, चलिए ले लिया। अब थोड़ा सा और है, इससे भी ले लीजिए। थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, लेकिन क्या करो, करना तो पड़ेगा है। ठीक है, इतना कर लीजिए, आपका काम खत्म। चलिए खत्म। अब चलिए तीसरे को बढ़े, उदो मोहि ब्रज विस्तृत नाहि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में जो पद्यांश आएगा अगर उसमें उदो मोहि आ जाए तो समझिएगा कि ये भी सूरदास के सूरसागर के चैप्टर से ही लिया गया है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब संदर्भ आप लोग खुद ले लीजिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि सूरदास की सूरसागर चैप्टर से लिया गया है। अब आप लोग संदर्भ तो खुद से लिख ही लीजिएगा। चलिए इसका व्याख्या के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहां तक ले लीजिए, दिख कर तक ले लिया। चलिए और थोड़ा सा है, ले लीजिए बस। चलिए इसका व्याख्या का काम खत्म। अब चलिए हम चौथा जो हमारा पद्यांश है उसके ऊपर बढ़े, शीश जटा। देखिए अगर शीश जटा दिख जाए तो समझ जाइएगा कि गोस्वामी तुलसीदास की वन पथ पर चैप्टर से लिया गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक है पद्यांश। इसका संदर्भ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये गोस्वामी तुलसीदास का वन पथ पर नामक कविता से लिया गया है। व्याख्या के स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, यहां तक आप लोग पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ले लिया। चलिए और थोड़ा सा उसका भी आप लोग यहां पर ले लीजिए, यहां तक आपका काम खत्म। चलिए जो 5 नंबर हमारा है वो देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपके गोस्वामी तुलसीदास का वन पथ पर चैप्टर से लिया गया है, तो इसका भी संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा। देखिए अगर आपके एग्जाम में पद्यांश में रानी में जानी अनजानी आता है तो आप समझ जाइएगा कि ये गोस्वामी तुलसीदास की वन पथ चैप्टर से लिया गया है। और इसका व्याख्या आप लोग देख लीजिए बच्चों, व्याख्या का आप लोग स्क्रीनशॉट यहां पर ले सकते हैं। देखिए व्याख्या का थोड़ा व्याख्या इनका बड़ा होता है पद्यांश का। क्यों बड़ा होता है बच्चों? क्योंकि इसमें ना कोई आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, सिर्फ संदर्भ और पद्यांश तो ही लिखना है, इसलिए पद्यांश का जो इसका व्याख्या होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। चलिए इसका पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए दोस्तों हमारा जो लास्ट पद्यांश है 6 नंबर, उससे भी हम लोग देख लेते हैं। सोनी सुंदर बैन सुधारण समासाने, ये भी आपके तुलसीदास का वन पथ पर चैप्टर से लिया गया। बस में 2 चैप्टर से ही लिया है, एक सूरदास के सूरसागर चैप्टर से। देखिए 3 जो हमारे यहाँ पर पद्यांश है वो सूरसागर के सूरदास से चैप्टर से लिए गए हैं, और जो 3 पद्यांश है वो तुलसीदास के वन पथ पर से चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, तो चौथा का छठा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लिया। ठीक है, चलिए संदर्भ आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, अभी मैंने चैप्टर का नाम भी और उनके लेखक का भी नाम बता दिया। व्याख्या का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ तक ले लीजिए आप लोग, और इसे नोटबुक में नोट करके अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ही लेकर बस इसको मोबाइल में पोस्टते रह जाना है, नहीं, इसको आप लोग लिख के भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उनको भी देखते हैं, और ये हमारा 6 नंबर पक्का तो हो ही गया, तो चलिए हम लोग उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने 6 पद्यांश को देखकर इसका भी 6 नंबर हमने बिल्कुल पक्का कर लिया है। देखिए दोस्तों मैं पद्यांश को और गद्यांश को पढ़ के क्यों नहीं बता रहा था, क्योंकि समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं आप लोगों को गद्यांश और पद्यांश पढ़ाने डायरेक्ट उसका मैं आंसर आपको बता रहा था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो ठीक है, और नहीं तो टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जो आपका तीसरा प्रश्न होगा वो होगा संस्कृत गद्यांश, जो कि 5 अंक का पूछा जाएगा। 2 आप लोगों का संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से एक को सॉल्व करना होगा और उसी से आपको 5 नंबर ये मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, अब मैं आपको संस्कृत गद्यांश नहीं बताऊंगा,
क्यों नहीं बताऊंगा मेरे भाई, क्योंकि देखिए संस्कृत गद्यांश में थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कौन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे ही मिलेगा मैं इसका वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखिए अभी मिला नहीं, अब अगर आप कहोगे सर ये आप गलत करो, यार क्या करूँ मैं, आप बताओ मैं क्या करूँ, अगर मिल नहीं रहा तो क्या करूँ। मैं ढूंढ रहा हूँ ना, बस दो दिन दीजिए समय, 2 दिन में आपका इसका वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, या कल शाम तक ही इसका मैं वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसका भी 5 नंबर आपका मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। चलिए 4 नंबर देखिए, संस्कृत पद्यांश। अब संस्कृत का ध्यान पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि संस्कृत पद्यांश से पूछा जाएगा। 2 आप लोगों का संस्कृत पद्यांश पूछा जाएगा, उसमें से एक को आपको बनाना रहेगा और टोटल आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों मात्र मैं आपको 7 संस्कृत पद्यांश दिखाऊंगा, और इनको अगर आप कंप्लीट करके चले जाते हो तो 100% आपको दावा है कि इनमें से एक फंस जाएगा और आपको ये 5 अंक दिला के जाएगा। और दोस्तों देखिए इन सारे पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम में जुड़कर आप इन्हें पा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इन 7 संस्कृत पद्यांश को देखकर ये भी 5 नंबर हम लोग बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। 7 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश है, उनको भी देखते हैं और उनका भी नंबर पक्का करते हैं। दोस्तों देखिए बहुत इजी होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनको ज्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। बहुत छोटा है और इसका अनुवाद भी बहुत छोटा है और संदर्भ भी बहुत छोटा है। देखिए लिखिएगा संदर्भ कि प्रस्तुत उपयोगी बातें हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड की भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, और इसका अनुवाद आप लोग लिख दीजिएगा कि सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो चलिए दोस्तों जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा जो हमारा संस्कृत पद्यांश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। बंधन मरण वापि जय वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। इसका संदर्भ लिख लीजिएगा कि प्रस्तुत नाटक से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूजते पाठ से लिया गया है या अवतरित है, ठीक है। चलिए अनुवाद आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत छोटा अनुवाद है, 3 लाइन का है बस। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्था में वीर समान रहता है, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा देख लीजिए बच्चों, तीसरा है उत्तर यत्र शब्द से। अब इससे भी आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा खुद से। चैप्टर का नाम क्या है, वीर वीरेण पूजते से ही लिया गया है, तो आप लोग संदर्भ खुद लिख लीजिएगा। अनुवाद देख लीजिए कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं, ठीक है। चलिए चौथा देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मरण मंडल यत्र। पूरा याद नहीं करना है, बस 2 लाइन, मरण मंडल। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ये किस चैप्टर से लिया गया है, ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। चलिए अनुवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ दूं अनुवाद, नहीं पढ़ता हूं, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखिए 5 नंबर जो आपका संस्कृत पद्यांश है उसे देखिए, अपदो दुर्गामी। अब शुरू दो शब्द शुरू का याद कीजिए, अपदो दुर्गामी, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए संदर्भ आप लोग लिख लीजिएगा, किस चैप्टर से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा। जो अनुवाद है उसे देख लीजिए, बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है, साक्षर है परंतु पंडित नहीं, बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वो विद्वान है, ठीक है। बस इतना आपको लिख देना है, आप खुद देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। चलिए 6 नंबर देखिए, माता गुरुतरा भूमे खात। आपको पूरा याद नहीं करना है, शुरू के 2 शब्द माता गुरुतरा, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। संदर्भ आप लोग खुद लिख लीजिएगा, संदर्भ अनुवाद में बता देता हूं। पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता, वायु से सिरगमन, तीर्ण से अधिक क्षीण करने वाली चिंता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए, 7 नंबर देख लीजिए, की ना हित्वा पीरो भवती किंतु हित्वा ना सोचती। अब इतना याद करके नहीं जाना, बस शुरू का 2 शब्द की ना, बस ये याद कर लीजिएगा, काम आपका बन जाएगा। अनुवाद लिख दीजिएगा कि मनुष्य किसको छोड़कर प्रिय होता है,
किसको छोड़कर शोक नहीं करता, किसको छोड़कर धनवान हो जाता है और किसको छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे हमारे 7 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश। इनको भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और साथ में आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा कि मैं जितना बता रहा हूं ये सभी आप लोग कंप्लीट करके जाइएगा, इसमें से एक भी आपको छोड़ना नहीं है। अगर एक भी छोड़े और आके कहोगे कि सर हमने फंसाई नहीं, तो देख लो ये आपकी गलती होगी, तो आपको एक भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने संस्कृत पद्यांश 7 देखकर उसका भी 5 नंबर बिल्कुल पक्का कर लिया। अब दोस्तों बारी है 5 नंबर प्रश्न की, जो कि खंड काव्य आएगा 3 अंक का। अब दोस्तों देखिए, अब ये अगर खंड काव्य पक्का करना है ना तो ये आप खुद करोगे, ये मैं नहीं बता सकता। जिस जिले में हो उस जिले के अनुसार आपको खंड काव्य पढ़ना होगा और आप 3 अंक तभी पा पाओगे। देखिए इसका उपाय क्या है, आप अपने टीचर से पूछिए जाके कि सर हमें कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं, आपको बता देंगे। आप क्या कीजिए कि आइए घर पर क्वेश्चन बैंक खोलिए, क्वेश्चन जो आपके टीचर बताएं वो खंड काव्य खोलिए और देखिए सारे खंड काव्य में 4 प्रश्न या 5 प्रश्न दिए रहते हैं। आप बस उनमें से 2 प्रश्न याद करके जाइएगा, 100% आपका फंस जाएगा और ये 3 अंक आपको दिला के जाएगा। अगर खंड काव्य में कोई दिक्कत है तो आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पर भी जाकर आप मैसेज कर सकते हैं, उसका मैं सोल्यूशन जरूर दूंगा। अब 6 नंबर की बात करें तो 6 में 2 प्रश्न होगा, 6 का क और 6 का ख। 6 का जो क होगा उसमें आप लोगों से लेखक का जीवन परिचय पूछा जाएगा 5 अंक का। देखिए 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 आप लोगों को लेखक का नाम दिया जाएगा, उसमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा। मात्र मैं 2 बताऊंगा और इन दोनों को कंप्लीट करके जाइएगा, 100% आप लोग लिख लीजिए कि इन दोनों में से एक फंस जाएगा। जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों को तैयार करके जाइए, 100% आपका फंस जाएगा। अब कई ऐसे बच्चे हैं ना कि जीवन परिचय तैयार कैसे करते हैं, पूरा जीवन परिचय ही रटने लगते हैं, तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। जीवन परिचय याद करने का सही तरीका क्या है मेरे बच्चों, सबसे पहले तो आप जयशंकर प्रसाद का जन्म याद कर लीजिए, जन्म तिथि, इनके माता पिता का नाम याद कर लीजिए और इनके मेन पॉइंट याद कर लीजिए, यानी इन्होंने कहां तक पढ़ा, इन्होंने किस किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ। इतना बस जान लीजिए, आपका काम बन जाएगा। और इतना लिखने के बाद बीच में कुछ और अपने से भी लिख देंगे ना तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बीच में अगर आप गलती भी लिख देंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन इनका जन्म तिथि और उसके बाद इनके माता पिता का नाम, इनका मृत्यु, ये सब सही सही होना चाहिए। बस यही मास्टर देख के चेक करता है। चलिए अब ये मैं बताऊंगा नहीं, जयशंकर प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, ठीक है, या इन दोनों का वीडियो में ऑलरेडी पहले बना दिया है और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, काफी इजी तरीका से मैंने समझाया है। चलिए आगे देखिए, जो आपका 6 का ख होगा उसमें कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। जब लेखक का पूछा जाएगा तो कवि का तो पूछा ही जाएगा। देखिए अब कवि का जीवन परिचय में भी 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन में आपको उनका जीवन परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो मात्र मैं आपको 3 बताऊंगा, इन तीनों को तैयार करके जाना है और ये 5 नंबर बिल्कुल लेके आना है। सूरदास का तैयार कर लीजिए, तुलसीदास का तैयार कर लीजिए, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, बस इन तीनों को तैयार कर लीजिए। इससे ज्यादा आप लोग तैयार मत कीजिएगा क्योंकि तीनों में से लिख लीजिए कि फंस जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने टोटल 5 जीवन परिचय बताया है, 5 को कंप्लीट करके 10 नंबर आप बिल्कुल पा सकते हो। 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का। ठीक है, और इन सबका जीवन परिचय उसी तरीके से याद करना जैसे मैंने अभी पीछे बताया था, उसी प्रकार आप लोगों का सबका जीवन परिचय याद करना है, इससे जल्दी से याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर हमने टोटल 6 नंबर तक पक्का कर लिया है। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और 7वें प्रश्न बोलेगा ना कि अपने पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और ये 2 अंक का होगा। ठीक है, तो मैं आपको बस ये 2 लाइन याद करके जाइए, इसे ही आप लोग लिख दीजिएगा, ये 2 अंक आपको बिल्कुल ही मुफ्त में मिल जाएगा। इसके लिए कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है। पढ़ के बता दूं, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण क्षोताम अंबोधा भावा ही संति गगनेश्वर धापी। बस इससे आप लोगों को तैयार करके जाना है। इससे अगर इतना लिख दोगे तो आपको ये 2 अंक मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे देखिए, अब जो 8वां प्रश्न होगा वो होगा संस्कृत प्रश्नोत्तर। क्या होगा बच्चों, संस्कृत प्रश्नोत्तर होगा। आपको टोटल 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से 2 प्रश्न बनाना रहेगा। एक प्रश्न होगा 2 अंक का, टोटल आपके एग्जाम में 4 अंक का ये आएगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको मात्र 14 आप लोगों को बताता हूं। इन 14 को कंप्लीट करके आप जाइए, इन 14 में से 2 फंस जाएगा, उसे आप लोग लिख के आइएगा, 4 अंक आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों उससे हम लोग देख लेते हैं।
दोस्तों जो हमारे 14 मोस्ट इंपोर्टेंट संस्कृत प्रश्न उत्तर हैं उनको देखते हैं और 4 नंबर हम बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। पहला प्रश्न है कि वाराणसी नगरी कुत्र स्थित थी। तो आंसर लिखिएगा कि वाराणसी नगरी गणराय फूले कुले स्थित अस्ति। देखिए दोस्तों ये संस्कृत में तो कोई शब्द में गलत बोल दूंगा तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, मुझे क्षमा कीजिएगा, ठीक है। देखिए संस्कृत किसी को भी ढंग से पढ़ने आता नहीं है तो मेरे से गलती हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। तो वाराणसी भारतीय संस्कृत भाषाया केंद्रम अस्ति, ठीक है। चलिए इतना छोटा छोटा आंसर याद कर लीजिएगा, एक दो बार ठीक है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है वाराणसी नगरी केसा षड्गलमस्थली अस्ति। आंसर होगा वाराणसी नगरी विधर्माण्य षड्गलमस्थली अस्ति, ठीक है। चलिए आगे देखिए कुत्र मरण मंडल भवति, वाराणसी मरण मंडल भवति, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए वीर केन पूजते वीर वीरेण पूजते, ठीक है। चलिए 6 नंबर है अलक्षेंद्र क अस्ति। तो अलक्षेंद्र यवनराज अस्ति, ठीक है। चलिए 7वां है पुरुराज क अस्ति। तो पुरुराज एक भारत वीर अस्ति, ठीक है। चलिए 8 है पुरुराज केन स युद्धम अकरोत। तो इसका आंसर हो जाएगा कि पुरुराज अलक्षेंद्र स युद्धम अकरोत, ठीक है। चलिए आगे देखिए गीताया क संदेश। तो निष्काम कर्म कारण एवं गीताया संदेश अस्ति, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिए पदेन विना की दुर्याति। तो पदेन विना पंत्र दुर्याति, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए अमुकधपि क सपुट का वक्ता भवति। तो अमुक मपि पंत सपुट वक्ता भवति, ठीक है। चलिए आगे देखिए चंद्रशेखर क अस्ति। तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त अस्ति, ठीक है, या देशभक्त अस्ति, बस इतना आप लिख सकते हैं। चलिए 13वां प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति मूल किमिस्त। तो विश्वस्य सहस्रशः ईश्वर एक एवं इति भारतीय संस्कृत मूलम अस्ति, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देखिए अतुरस्य मित्र की अस्ति। तो अतुरस्य मित्र भीषक भवति, या भवति की जगह पर आप अस्ति भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उन्हें भी देखते हैं और हमारा जो आगे के नंबर है उन्हें भी हम लोग पक्का कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर टोटल आप लोगों का 41 नंबर बिल्कुल पक्का कर दिया है। अब आपको 9 नंबर और पक्का कराऊंगा, टोटल आपका 50 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और पिछली वाली वीडियो में हमने 20 नंबर पक्का किया ही था, टोटल हमारा 70 नंबर बिल्कुल 100% की गारंटी से पक्का हो गया। चलिए अब 9 नंबर जो होगा क्वेश्चन वो आपका 9 नंबर का होगा, ठीक है, निबंध होगा। देखिए आपसे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी एक पर आप लोगों को निबंध लिखना होगा। मात्र मैं आपको 3 निबंध बताता हूं, इन तीनों पर तैयार करके जाइए, 100% फंस जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिएगा, आतंकवाद पर तैयार कर लीजिएगा, जनसंख्या लाभ और हानि पर तैयार कर सकते हैं। और इन तीनों पर तैयार करके अगर आप जा रहे हैं तो ये भी 9 अंक आपको मुफ्त में मिल जाएगा। और टोटल आपका यहाँ पर 50 नंबर हमने बिल्कुल पक्का कर दिया है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आप कहोगे सर निबंध नहीं लिखवाओगे क्या? निबंध में आप पहले ही मैंने वीडियो बना दिया है, जिस वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को कि किसी भी टॉपिक पर आप खुद से निबंध कैसे लिख सकते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। उसका वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यदि आप चाहोगे तो खुद से भी लिख सकते हो। निबंध कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हमने 50 नंबर बिल्कुल पक्का करके और 20 नंबर हो टोटल हमने हिंदी का तैयारी समाप्त कर दिया है। अब हम हिंदी का वीडियो कोई अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि इन दोनों में आपका काम हो जाएगा। हाँ, हिंदी का वीडियो कब अपलोड करेंगे? एग्जाम के 2-3 दिन पहले करेंगे, आपको उसमें रिवीजन कराएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।